Yeah, welcome to all of you. So, I am presenting myself synopsis because I have authority of my presentation only. So, in the last class, we have covered the how to write the introduction, how to write the literature, ancient literature, summary, scientific literature, the table of the scientific literature. Okay, that we have covered. Okay, these are also under the scientific literature. So today we are going to start our topic aims and objectives. So I think today we will cover aim, objective, justification, hypothesis, and methods. Methods in the methods, participant sample size. So let's see how much we can cover today in our class. Okay, today we are covering this topic. So who did not take previous class, so first please see the previous video and watch that. Okay, then you will understand it. So again I am showing my title again. So what is the title of this study? According to this title I'm going to teach you. So the title is effect of cyclic meditation on psychophysiological, sorry, it is variables also here, variables. Okay, oxidative stress, spiritual well-being among the female nursing students. सो जो एम है आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर ध्यान से हम देखते हैं तो टाइटल की तरह ही होता है, वो ऑलमोस्ट टाइटल ही होता है, उसके अंदर 90% जो हमारा एम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप टू एक्सप्लोर कर सकते हो कि एम का मतलब क्या होता है। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम एंड द ऑब्जेक्टिव। तो एम होता है जो आपका मेन चीज जो आपको करनी है। ऑब्जेक्टिव उस मेन चीज को पाने के लिए जो स्टेप्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। अगर मैं दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं प्रैक्टिकल लाइफ का, फॉर एग्जांपल आपका एम है वाइस चांसलर बनना। ओके, वीसी बनना किसी यूनिवर्सिटी का, इट इज योर एम। तो एम हमेशा बड़ा होता है। अब उस एम को हम कैसे पाएंगे? अभी तो आपको अभी मास्टर किया है तो पहले आप अपना नेट जेआरएफ करेंगे, ठीक है, या फिर उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप होगा पीएचडी करोगे। ये नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया पीएचडी। इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? पब्लिकेशन भी, अच्छे पब्लिकेशन हो आपके। अच्छा ठीक है, पब्लिकेशन भी होगी। इसके बाद का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? असिस्टेंट प्रोफेसर करो, बनोगे आप। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद में आप एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे। एसोसिएट के बाद में आप प्रोफेसर बनोगे। प्रोफेसर के बाद में अगर आपकी प्रोग्रेस सही रहती है और आप एलिजिबल रहते हो तो बाद में आपका रजिस्ट्रार होगा। रजिस्ट्रार के बाद में आप प्रमोटेड किए जाओगे वीसी के लिए। तो जैसे वीसी आपका मेन गोल है वाइस चांसलर बनना, तो इट इज योर एम। अब इस एम को पाने के लिए हमने नेट किया, पीएचडी किया, पब्लिकेशन किया, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब किया, और इस जॉब के साथ में हमने कई बच्चों को पीएचडी भी करवाई, एसोसिएट बने, कुछ प्रोजेक्ट्स भी पास किए, तभी एसोसिएट बनते हैं गवर्नमेंट के, प्रोफेसर बने। तो ये जो प्रोसेस है इन सबको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव। क्या बोलेंगे? कम ऑन, क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को जो एम को पाने के लिए होते हैं? ऑब्जेक्टिव सर। ठीक इसी तरीके से एम हमेशा एक बड़ा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, टू एक्सप्लोर द इफेक्ट ऑफ साइक्लिक मेडिटेशन ऑन साइकोफिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स। ओके, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, स्पिरिचुअल वेलबींग अमंग फीमेल नर्सिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एम में देखो बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि ये 3 महीने की स्टडी है और इसके ये मेजरमेंट हम लोग चाहते हैं, ये इंटरवेंशन है और हम एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। स्टडी का मतलब सिर्फ एक्सप्लोर करना है, कुछ और नहीं है। आपकी स्टडी का मे भी एक्सप्लोर कीजिएगा, कुछ और हो सकता है।
ओके, तो वो आपको देखना है, ये डिपेंड करता है क्या स्टडी है। उस स्टडी के अकॉर्डिंग आप सोचोगे यहाँ पे आपका क्या है, डेवलपमेंट है या एक्सप्लोर है या कुछ और है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से आपका अल्टीमेट गोल आप डिफाइन करोगे, उसी अल्टीमेट गोल को एम बोला जाता है। क्लियर? अब जैसे, अब यहाँ पे साइको फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब अभी जैसे मैंने आपके वाइस चांसलर का एग्जांपल दिया, उसको पाने के लिए इस प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ेगा, और इन्हीं प्रोसेस को हम ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। तो आप इस स्टडी में भी आप देख सकते हो, ये जो है ये प्रोसेस देखिए, पहले जैसे कि साइकोफिजियोलॉजिकल है, इसको हमें साइकोफिजियोलॉजिकल के लिए भैया साइकोफिजियोलॉजिकल मेजरमेंट्स हमें यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, या फिर दूसरे और जो मेमोरी के जो टास्क हैं, या फिर जो स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन, वो भी साइकोफिजियोलॉजिकल के अंदर आती है, क्योंकि साइकोलॉजिकल ऑलरेडी साइकोफिजियोलॉजी में ही आ गया। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल मतलब दोनों की दोनों, मतलब कि पहले पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा, तीसरा, तीन ऑब्जेक्टिव जो पहले दिए गए हैं, ये सिर्फ इस वर्ड के लिए है। समझ पा रहे हो आप लोग? यस और नो? हेलो, हेलो, हेलो प्लीज। जी जी सर। आयो कि किस तरीके से हमें टुकड़ों में बांटना है और कैसे प्लानिंग करनी है राइटिंग की। ठीक है, अब इसके लिए हमने तीन ऑब्जेक्टिव बनाए इस एम को पाने के लिए, जैसे वीसी के लिए मैंने बताया था। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लिए, अब यहाँ पे ये अगला ऑब्जेक्टिव क्या खड़ा है, एमडी या कुछ और भी हो सकता है। यहाँ पे सी कैट भी ले सकते हो, एसओ भी ले सकते हो, आरओएस भी ले सकते हो। जो भी, जिस भी तरीके से आप वो चीज पाओगे, उस चीज को आपको लिखना है, और उसी को हम ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। ये मेरी पुरानी है, इसमें हो सकता है कि कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो, कुछ करेक्शन हो, क्योंकि ये मेरी 1.5 साल पुरानी है सिनॉप्सिस। उस टाइम मेरी कुछ और अंडरस्टैंडिंग थी, आज कुछ और है, तो कुछ गलतियां मिलेंगी, उन गलतियों पे ध्यान मत दीजिए, जो मैं बताना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, स्पिरिचुअल वेलबींग। अब स्पिरिचुअलिटी को पाने के लिए क्या मेजरमेंट है, ठीक है, उसको आप मेंशन करोगे। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने लोग हैं, वो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। अगर आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, तो अच्छा रहता है उनको डिवाइड करना, प्राइमरी को अलग करो, सेकेंड। अगर एक दो ऑब्जेक्टिव है, स्टडी आपकी बिल्कुल ही नैरो है, सिर्फ वही चीज देखनी है आपको, एक दो चीजों को, तब तो वो प्राइमरी सेकेंडरी नहीं बनेंगे। लेकिन आप एक साथ बहुत सारी चीजों को मेजर कर रहे हो, तब प्राइमरी सेकेंडरी बनेंगे। जैसे इस स्टडी में बहुत सारी चीजें एक साथ मेजर किया जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेकेंडरी बनेंगे। सेकेंडरी में मतलब कि कुछ चीजों को, क्या होता है ना, हर चीज टाइटल में मेंशन नहीं की जा सकती। कोशिश करते हैं कि हम ज्यादातर चीजों को मेंशन करें, उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें मेंशन नहीं हो पाती, क्योंकि वो ऑल अंडरस्टूड होती है। स्पिरिचुअलिटी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं भैया, ऑक्सीडेटिव के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, साइकोफिजियोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो ये ऑटो अंडरस्टैंड है। तो प्राइमरी में जो सबसे ज्यादा सटीक है एम के लिए, हम उसको मेंशन करेंगे। और सेकेंडरी में वो डायरेक्ट नहीं है, बट साइड से दे विल सपोर्ट, तो उनको हम सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे साइड से प्रकृति को भी मैंने यहाँ पे लिया है, एक्सप्लोर द रिलेशन ऑफ द प्रकृति। अब प्रकृति तो आयुर्वेदा का पार्ट हो गई है। ठीक है, तो आयुर्वेदा का पार्ट तो यहाँ पे नहीं आया, और डालना हमारे गाइड से भी मना कर दिया था, तो उसको हमने यहाँ पे सेकेंडरी में हाईलाइट कर दिया कि वो हमारा प्राइमरी गोल नहीं है, साइड से हम वो चीज भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव को डिवाइड करोगे, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है प्राइमरी सेकेंडरी बने। मैंने पहले ही बोल दिया है, डिपेंड ऑन योर स्टडी। आपकी स्टडी के लिए बहुत ऑब्जेक्टिव की जरूरत है, तब ये डिवाइड करो, अदरवाइज डायरेक्टली भी ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हो।
ठीक है, एम्स ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कोई डाउट हो तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर Anyone have any प्राइमरी queries? तो ऑब्जेक्टिव में है ऐसा? जी मैम। सर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में ऐसा तो नहीं है जो चीज को ज्यादा हम लोग देखना चाह रहे हो प्राइमरी में दे रहे हैं और उससे थोड़ा कम तो सेकेंडरी? वो आपको मैं देखो, मैंने पहले ही बोला ना, आपका अल्टीमेट गोल क्या है, एम के हिसाब से ही सारी चीजें डिसाइड। जैसे आप एग्जांपल तो मैं दूसरे एग्जांपल दे देता हूँ, आपकी स्टडी है सीपी की, ठीक है, मैं आपकी स्टडी की बात कर लेता हूँ। जी अब सीपी के लिए जी जैसे आपने बोला ईजी या कुछ और, फॉर एग्जांपल एक वो होता है ना बी, बहुत सारे फ्लूइड होते हैं ब्रेन के अंदर, और आप डायरेक्ट उसको कर रहे यस हो, सर। दैट इज द प्राइमरी। आप सेकेंडरी सिम्टम्स पे काम कर रहे हो, मेंटल हेल्थ हो गई या दूसरी चीज, वो सेकेंडरी हो गया आपका, आपके केस में। तो वो डिपेंड करता है स्टडी जी में। अगर आप वो प्राइमरी नहीं ले रहे हो, डायरेक्टली उन्हीं पे सिम्टम्स पे काम कर रहे हो, तो फिर नॉर्मल लिखो, फिर प्राइमरी सेकेंडरी की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? सर मैं प्राइमरी ऐसे स्ट्रेंथनिंग और सेकेंडरी में बैलेंसिंग ऐसे दे सकती हूँ क्या? नहीं, अगर आपने टाइटल में पहले ही तीनों चीजें हाईलाइट कर दी, बैलेंसिंग, जी तो सारी तीनों चीजें आपकी प्राइमरी में जाएंगी। टाइटल ओके में आपने अलग अलग से हाईलाइट नहीं किया, फिर आप सेकेंडरी में डाल सकते हो। ओके सर जी। चलिए। जी राजेश्री मैम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एम ऑब्जेक्टिव हो आपका क्लियर होगा। अब जस्ट, Sir, I जी have one doubt. जी मैम सर बोलिए। Sir, I have one. सर सॉरी सॉरी सर, मैं म्यूट पे थी, सॉरी। मैं क्वेश्चन पूछ रही थी लेकिन म्यूट पे थी। सो आपने ना थोड़ा ये CBTT DASS और PSQI जैसे स्केल्स रेफर किए ना सर। सो मुझे कौन सा स्केल सूटेबल होगा, वो कैसे, हाउ डू वी ओके, फाइंड आउट दैट देखिए सर? सबसे इजी तरीका है, तभी मैं बोल रहा हूँ कि रिसर्च पेपर पढ़ो। आपकी स्टडीज रिलेवेंट जो हाँ रिसर्च ओके पेपर सर। है उनको पढ़ो, उनकी लिस्ट बनाओ, उन्होंने क्या क्या किया है हाँ अपने ओके स्टडी सर। में, उस चीज को मेजर करने के लिए, और उन चीजों को पढ़ो। और फिर आप उनके मैनुअल को पढ़ो एक एक करके, सीबीटीटी के मैनुअल को जाके पढ़ो। अब वो मैनुअल में भी वहां पे उनका भी एम ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन लिखा हुआ उन्होंने, फिर देखो कि क्या उनका एम आपके एम से मैच करता है क्या। अब मेमोरी भी बहुत टाइप की होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। अब आप क्या देखना चाह रहे हो, शॉर्ट टर्म भी बहुत टाइप की होती है, विजुअल होती है, ऑडिटरल होती है, ठीक है, ऑडिटरी होती है, बहुत टाइप की होती है। तो आपकी जो स्टडी है उसके हिसाब से ही वो सारी चीजें डिसाइड होंगी। हम स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड नहीं बोल सकते कि यही लेना है ना, हर स्टडी के हिसाब से सारी चीजें बदल जाएगी। टाइटल में कुछ भी चेंज हुआ ना, पूरी सिनॉप्सिस बदलने के चांसेस हैं। इसलिए टाइटल को अपना बहुत सोच समझ के डिसाइड करो। टाइटल के बाद में एम ऑब्जेक्टिव को बहुत सोच समझ के लिखो, क्योंकि आगे जो भी पूरी कहानी होनी है सिनॉप्सिस की, वो अब सारी एम ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होगी। तो इसलिए एम ऑब्जेक्टिव को बड़ी सोच समझ के लिखना। यहाँ बदलाव आया, पूरी सिनॉप्सिस बदल जाएगी आपकी। ठीक है, तो अब हमें क्लियर हो गए कि हमें एचआरवी पे काम करना है, मेमोरी यहाँ पे लेनी है, विजुअल वर्किंग मेमोरी लेनी है, हमें डिप्रेशन एंजाइटी स्ट्रेस यहाँ पे हमें देखना है, हमें एमडी और जीएसएच बायोमार्कर हमें चेक करना है, स्पिरिचुअल वेलबींग का क्वेश्चनर हमें देखना है। तो भी क्लियर हो गया है। अब आगे सारी चीजें इसके हिसाब से होने वाली है। ठीक है, तो जस्टिफिकेशन, यहाँ पे मैंने जस्टिफिकेशन बहुत शॉर्ट किया है, लेकिन इसको बड़ा भी कर सकते हो आप। जस्टिफिकेशन कितना ही बड़ा कर सकते हो आप, ये भी डिपेंड ऑन स्टडी। इसके लिए एक दूसरा शब्द भी यूज किया जाता है, नीड ऑफ द स्टडी। बहुत सारे उसमें आप देखोगे
नीड ऑफ द स्टडी ज्यादा जगह फेमस होता है, तो आप यहाँ पे नीड ऑफ द स्टडी लिख लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब होता है रिसर्च गैप को बताना। अब यहाँ पर भी कई सारे तरीके हैं, अब चाहो तो एक एक करके पैरामीटर उठा लो, साइकोफिजियोलॉजिकल, ऑक्सीडेटिव, स्पिरिचुअल वेलबींग, सीएम और नर्सिंग स्टूडेंट, चाहो तो एक एक करके जस्टिफाई करो हर चीज को, वो 2-3 पेज में जाएगा, वो भी कर सकते हो, वो गलत नहीं है। एक एक को आप बहुत अच्छे से पर्टिकुलर आप हाईलाइट कर रहे हो, पहले साइकोफिजियोलॉजिकल का सब टाइटल बना लिया, फिर उसको एक्सप्लेन किया, व्हाई आई एम टेकिंग साइकोफिजियोलॉजिकल थिंग्स ओनली, व्हाई आई एम टेकिंग साइक्लिक मेडिटेशन ओनली, व्हाई आई एम टेकिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ओनली। हर चीज का आपको एक रीजन देना है, इससे पहले ये काम हुआ है, ये काम नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई आई वांट टू टेक दिस थिंग। सो यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट डाउन किया, पहले मैंने भी 2 पेजेस में लिखा था, वो भी सही था, बट बाद में मैंने इसको 2 पेज को काट के 4-5 लाइनों में कर दिया। और रिसर्च में वही सबसे अच्छा होता है, उसी को अच्छा माना जाता है जो बड़ी सी बड़ी चीजों को थोड़े से थोड़े वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दे। तो आप ये गलतफहमी बिल्कुल मन से निकाल देना कि आपकी सिनोप्सिस के पेज 50-100 पेज होंगे तो आपको बहुत अच्छा माना जाएगा, नहीं, गलत है ये। क्या पता कोई व्यक्ति 2 पेज में पूरी सिनोप्सिस को इतने बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर दे, वो 50 पेज वाली सिनोप्सिस को भी फेल है उसके आगे। तो आपकी प्रेजेंटेशन कितने शॉर्ट से शॉर्ट वर्ड्स में है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। तो चलो एक बार पढ़ लेते हैं। द प्रेजेंट स्टडी एम्स टू फोकस ऑन द 3 months सीएम प्रैक्टिस साइको, ओके यहाँ पे बता दिए ये फोकस है। सेवरल स्टडीज हैव शॉर्ट टर्म इफेक्ट, यानी कि यहाँ पे क्लियरली बता दिया कि सीएम की इससे पहले शॉर्ट टर्म स्टडी ही है। देयर आर नो रिपोर्ट्स विद दीज मार्कर्स, इन मार्कर्स के लिए आज तक सीएम पे कोई भी एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए गए, ना ही स्पिरिचुअलिटी का चेक किया गया, और ये फर्स्ट लॉन्ग टर्म स्टडी होने वाली है, तो इतना बड़ा गैप है यहाँ पर। तो मतलब कि नीड ऑफ द स्टडी में आप उस गैप को हाईलाइट करोगे, ठीक है, वो आपका गैप है क्या, उसको बहुत अच्छे से करोगे। और किसी भी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाता है, व्हाई यू आर सिलेक्टिंग दिस टॉपिक, सो इसी में इस चीज का आंसर है व्हाई। तो व्हाई जो है वो यही आएगा, व्हाई इट इज द नीड ऑफ द स्टडी, व्हाई यू सिलेक्टेड दिस टॉपिक ओनली, वो भी सी के अंदर आएगा, व्हाई यू ओनली, वो भी सी के अंदर आएगा, व्हाई यू सिलेक्टेड दिस पॉपुलेशन ओनली, वो भी सी के अंदर आएगा। समझ पा रहे हो? तो जस्टिफिकेशन जो है वो जान है पूरी सिनोप्सिस की, ठीक है। अब जस्टिफिकेशन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जस्टिफिकेशन क्लियर हुआ सब लोगों को? कोई अपने वर्ड्स में बताएगा क्या है जस्टिफिकेशन? यस प्लीज, एनीवन? सो बेसिकली हम लोग ने यही टॉपिक क्यों लिया है, आपने बोल दिया ना सर जान है, तो जब इंटरव्यूअर्स पूछेंगे तो वी शुड बी एबल टू कन्विंसिंगली टेल देम दैट आउट ऑफ ऑल द टॉपिक्स व्हाट मेड मी पिक अप दिस पर्टिकुलर थिंग, और मैं समाज के लिए इसके द्वारा व्हाट एम आई न्यू गोइंग टू गिव। मेक सेंस सर? वेरी गुड मैम, एक्सीलेंट। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस, होप आप सबको पता होगा हाइपोथेसिस का मतलब ही एजम्पशंस होता है। तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव में, एक होता है नेगेटिव साइड में, क्योंकि रिसर्चर न्यूट्रल रहता है। रिसर्चर बिना रिसर्च के कभी ये नहीं कह सकता कि, जैसे बाबा रामदेव जी कई बार बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, तो लेकिन रिसर्चर ऐसा नहीं होता कभी भी।
रिसर्चर कभी ये नहीं बोलता हाँ भैया ये योगा इससे कैंसर ठीक हो जाएगा, इससे HIV ठीक हो जाएगा। जब तक कोई प्रमाण नहीं होता किसी चीज का, रिसर्चर कभी ऐसे वर्ड्स को यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो रिसर्चर दोनों चीज बोलेगा, हाँ भैया फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। अभी तक तो ऐसी स्टडी नहीं हुई है, इसलिए मैं श्योर नहीं हूं फायदा करेगा या नुकसान होगा, बट मेरे एजम्पशंस कहते हैं, मेरा एक्सपीरियंस कहता है दिस मे बी हेल्पफुल। ये जो मे बी चीज है इसी को ही हाइपोथेसिस बोलते हैं। ओके, तो हाइपोथेसिस आप समरी बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते, कोई बहुत जरूरी नहीं है। डायरेक्ट भी आप रिसर्च हाइपोथेसिस लिख सकते हो, बनाना चाहो तो आप बना लो, नहीं बनाना चाहो तो कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आप लिखो रिसर्च हाइपोथेसिस। अब रिसर्च हाइपोथेसिस में क्या होता है, इसका मतलब होता है आपके पॉजिटिव जो आपके थॉट्स हैं कि मतलब कि क्या क्या फायदे हो सकते हैं आपकी थेरेपी के, क्योंकि हम तो योगा थेरेपी में काम कर रहे हैं, योगा थेरेपी की रिसर्च है। तो जो भी आपका टॉपिक है वो इम्प्रूव, मतलब कि आप यहाँ पे पॉजिटिव चीज बताओगे। बट मे जरूर याद रखना, मे या विल बी, मे ज्यादा एक्यूरेट है विल बी से, क्योंकि मे में यहाँ पे पता चल रहा है कि हमें कुछ भी हो सकता है, मे बी और नॉट बी। मे का मतलब ये होता है कि हम बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, बट विल भी यूज कर सकते हो, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, मुझे मे भी ज्यादा सूटेबल लगता है। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव अजम्पशंस बताओगे कि 3 महीने की ये प्रैक्टिस किया तो ये चीजें में इंप्रूवमेंट आएगी, 3 महीने की प्रैक्टिस किया तो स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन कम हो जाएगा, 3 महीने प्रैक्टिस किया तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में कमी आ जाएगी, 3 महीने की प्रैक्टिस किया तो ये बायो एनर्जी में भी चेंज हो जाएंगे। तो मतलब कि आप एक एक करके, जैसे हमने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया था ना, उसी तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखिए, सेम लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, कुछ मॉडिफिकेशन होना चाहिए, कुछ डिफरेंस होना चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव में लिख रहे हो और हाइपोथेसिस में लिख रहे हो, चीजें सेम होंगी बट उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना है। ऐसा ना हो कि सारी चीजें आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, उसको प्लेगरिज्म बोलते हैं, सेल्फ प्लेगरिज्म हो जाएगी वो, और प्लेगरिज्म सबसे घातक होती है रिसर्च के अंदर। ठीक है, अब नल हाइपोथेसिस में, नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव हमारे एजम्पशंस कि नहीं भैया, भैया ये प्रैक्टिस करने से तो कैंसर बढ़ भी सकता है, इस प्रैक्टिस करने से तो ये प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम अपने नेगेटिव एजम्पशंस को दिखाते हैं, और ये एग्जैक्टली अपोजिट होता है रिसर्च हाइपोथेसिस का। इसलिए रिसर्च हाइपोथेसिस पे काम करो, नल हाइपोथेसिस एग्जैक्टली रिवर्स होता है। तो यहाँ पे सिर्फ मेन नोट वर्ड यूज कर देंगे आप, नोट, बाकी देखो सारी लाइनें सेम मिलेंगी, वैसे नोट 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 वर्ड ऐड कर देना, ताकि आप उनको बता रहे हो कि क्लियरली कि मैं बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हूं अपने रिसर्च के लिए, कि फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, दोनों चीजें यहाँ पे हो सकती है। तो जब स्टडी हो जाएगी उसके बाद हम बताएंगे भैया फायदा हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है या नुकसान हो रहा है। क्लियर? चलिए, आप लोग क्या समझे हाइपोथेसिस से, बताइए अपने वर्ड्स में, what you understand by hypothesis, research hypothesis and null hypothesis. Yes please, anyone? राजेश्री मैम, और कोई है राजेश्री मैम के अलावा? कम ऑन, लोग भी सामने आइए। पूजा मित्तल मैम, जी मैम बताइए। सर, हाइपोथेसिस इज असम्पशन होता है, जैसे कि कोई भी हम इंटरवेंशन दे रहे हैं तो उसका या तो वो हाइपोथेसिस पॉजिटिव होती है या नल हाइपोथेसिस, या फिर वो नेगेटिव में भी होती है कि शायद इस इंटरवेंशन से कुछ नुकसान भी हो सकता है। दोनों तरीके से हम हाइपोथेसिस हो सकती है हमारी, और इसके अंदर मे बी, हाइपोथेसिस का मतलब होता है मे बी, तो ज्यादा करके इसमें पॉजिटिव अजम्पशंस ही होती हैं
कि हमने 3 महीने उस चीज को प्रैक्टिस किया तो हमारे वेरिएबल्स कम हो गए जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और इसके अंदर प्लेगरिज्म के ऊपर भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हर चीज हम कॉपी पेस्ट ना करें, थोड़ा अपनी तरफ से भी मतलब ऐड करें चीजें कि अपना भी दिमाग यूज करें, ऐसे कि नहीं सब कॉपी पेस्ट कर लिया सर। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। और इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन हमेशा न्यूट्रल होता है, मतलब बिना प्रूफ के वो कोई भी चीज बोलता नहीं है, वो मे भी मतलब रहता है कि ये हो सकता है, आफ्टर रिसर्च प्रूफ के साथ में वो प्रेजेंट करते हैं बेसिकली। और आप किसी भी रिसर्च पेपर को पढ़ोगे ना, लास्ट में जो कंक्लूजन होता है उसको ध्यान से पढ़ना। उसमें कोई भी रिसर्चर 100% श्योर नहीं हो सकता, चाहे उनको कितना ही सिग्निफिकेंट रिजल्ट क्यों ना मिला हो। इसका आंसर दो, क्यों वो ऐसे वर्ड्स को यूज करता है, बताओ। जैसे मैं आपको कुछ पेपर ही दिखा देता हूँ, लाइव डेमोस्ट्रेशन दिखा देता हूँ, तो आपकी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। आप अपने माइंड यूज करो। न्यू लोगों को रिसर्च करने के लिए टॉपिक मिल जाएगा ना सर, उसकी वजह से नहीं, रिसर्च गैप बोलते हैं ना उसे। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्यों, वो तो अपने आप बनता है। रिसर्च गैप तो बनाया नहीं जाता, वो अपने आप बनता है। दिमाग यूज करो, कम ऑन। फिर मैं दिखाऊंगा आपको लाइव। सर एक बार फिर से मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन रिपीट कर ये दीजिए। है, चलो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको। देखिए, आपको मेरा प्रेजेंटेशन हो रही है ना? हाँ, यस सर। हम्म, अरे क्या हो गया नीचे? थोड़ा लैपटॉप इशू आ रहा है, रुको। देखिए, रिजल्ट फ्रॉम अवर स्टडी शो दैट योगा इंटरवेंशन में बी, दिख रहा है आपको यहाँ पे? जबकि जब हम रिजल्ट को देखते हैं, रिजल्ट हमारा ज्यादातर सिग्निफिकेंट है। ऐसा बहुत सारी स्टडीज में होता है, 100% तो शायद ना हो, लेकिन ज्यादातर सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो मैं आपको यही चीज समझाने, चाहे सभी में सिग्निफिकेंट रिजल्ट ही क्यों ना आए ओवरऑल, उसके बावजूद भी कोई भी रिसर्चर यहाँ पे 100% श्योर नहीं हो सकता। अब मेरा क्वेश्चन ये है, सब चीजें सिग्निफिकेंट होने के बावजूद भी रिसर्चर यहाँ पे मे भी क्यों यूज करते हैं, इसका आंसर मुझे बताओ। सर क्योंकि ये हो सकता है कि रिसर्चर पहले से इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ले चुका होता है, तो अगर हम जो रिसर्चर ने एक्सक्लूड कर दिया अगर हम उसके ऊपर करें तो हो सकता है कभी कभी कुछ रिजल्ट में चेंजेस आ जाए, कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे हमारे फैक्टर्स होते हैं। थोड़ा बहुत सही है, लेकिन बहुत एक्यूरेट नहीं है। सर इसमें ऐसा हो सकता है क्या, जैसे मैंने किसी चीज पे काम किया और इस सेम टॉपिक पे बाद में किसी दूसरे रिसर्चर ने काम किया तो वो मेरी रिसर्च को गलत प्रूफ कर सकता है, ऐसा भी होता है क्या? इसकी वजह से वो मे भी हो भी लिखते हैं। सकता है मैडम, बिल्कुल हो सकता है। पॉपुलेशन वर्ल्ड में कितनी है? सर क्या जी मैं कुछ बोल बताइए। सकता हूँ? सर एक कारण ऐसा ये हो सकता है कि जैसे कि हम लोग प्रैक्टिकली कर रहे हैं ना, तो जैसा हम लोग जानते हैं कि डिजिटल सिस्टम में ये नहीं है, जो प्रैक्टिकली जो भी इंसानों पे किया जाता है तो वो ये तो मैनुअल ही है ना सर, तो इसमें डेफिनेटली चेंजेस आता है। ऐसा नहीं है कि परफेक्टली जितना जो रिसर्चेस करते हैं वैसा ही गलत हो गया आएगा सर, आंसर, है ना? डेफिनेटली वर्ड भी गलत है यहाँ पे। देखो, मैंने एक चीज हाईलाइट किया है, अब हाँ अपने जरा माइंड यूज करो और सोचो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको।
जी सर। क्या है ये यहाँ पे? पॉपुलेशन कितने लोगों पे किया है? एज है लोगों का। 29 इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है? बहुत है, क्रोर्स करोड़ों। में सर। 130 करोड़ में है। ओके। 130। तो हम 20, 50, 100, 200, 1000, 2000 पे रिसर्च करके हम ये कैसे बोल दे कि वो 130 करोड़, जबकि खाली 130 करोड़ नहीं, पूरे वर्ल्ड में देखो भैया कितनी बिलियन को हम कैसे बोल दे छोटे से सैंपल पे करके, भैया पूरी वर्ल्ड पे ये चीज हम लागू करते हैं। हो ही नहीं सकता किसी भी एंगल से ये चीज। रिसर्चर ये बोलेगा कि हमारे इस पॉपुलेशन में हमें रिजल्ट मिला, मे भी अदर मिले, बट हम श्योर नहीं है, क्या पता दूसरे इंडिया में अलग रिजल्ट, राजस्थान में अलग रिजल्ट मिले, कश्मीर में अलग मिले, केरला में अलग रिजल्ट मिले, ऑस्ट्रेलिया में अलग मिले, कुछ भी हो सकता है भैया। जी सर। वो डिपेंड करता है ना, क्योंकि आप कितने कितने ले लोगे सैंपल साइज, 1000, 2000, 5000, 10000, इससे ज्यादा थोड़ी ले पाओगे आप, वो भी बहुत कम है एक्चुअल पॉपुलेशन के मुकाबले, समझ रहे हो? क्या कर रहे हैं? 9 से 1:30 तक में बात करना है और 9:30 से 10 तक में ब्रेकफास्ट करना। मैडम प्लीज अनम्यूट कर लिया करो। आप सभी लोग समझ पा रहे हो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को? ये बहुत बड़ी चीज है ये रिसर्च में है, और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यू के अंदर इस टाइप के, ठीक है? इसी तरीके से डेफिनेटली 100% वी आर श्योर, इस टाइप के जो वर्ड्स है ना कभी भी किसी भी रिसर्च पेपर में आपको नहीं मिलेंगे, हो ही नहीं सकता कोई भी श्योर 20, 50, 100, 200 लोगों पर फॉलो करके बिलियंस लोगों पर कोई कैसे अप्लाई कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है? जी सर, क्यों नहीं हो सकता? जी सर। मैं बोल दूं सर थियोरेटिकल रिसर्च में जनरली रिसर्चर यही लिखते हैं एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। सभी ऐसे ही करते हैं। अब आप लोग बोल दो कि हम राहुल सर की क्लास को अटेंड करके ही हम पीएचडी में जा सकते हैं, बाकी हम नहीं जा सकते, ये भी गलत है भैया। और टीचरों के अपने मेथड हो सकते हैं, हम औरों को थोड़ी नकार सकते हैं। मे बी दे आर मोर स्ट्रॉन्ग देन मी, हाँ हमारे लिए औरों से बेहतर है ये हम बोल सकते हैं, बट वही है सबसे बढ़िया, उनसे ऊपर कोई नहीं है, दैट इज रॉन्ग थिंग। ओके, तो रिसर्चर कभी भी ऐसे वर्ड्स को यूज नहीं करता, क्योंकि किसी एक धर्म का नहीं होता, किसी एक कंट्री का नहीं होता, वो पूरे वर्ल्ड का होता है, इसलिए वो पूरे वर्ल्ड के हिसाब से ही चीजों को देखता है, न कि किसी रिलीजन या कंट्री स्पेसिफिक। ओके, तो हाइपोथेसिस हो गया, 130 हो गया। आप पढ़ना चाहोगे आगे पढ़ाऊं या रोकूं यहाँ पे? प्लीज कंफर्म कीजिए, कंटिन्यू करें या होल्ड? सर रोक सकते हैं सर, क्योंकि आई एम थिंकिंग नेक्स्ट वीक मैं भी थोड़ा ट्राई करना चाहती हूँ सर, इंट्रोडक्शन एंड टिल हियर थोड़ा तो मटेरियल टाइप करना चाहती हूँ सर। चलिए ठीक है, क्योंकि जी सर। कम चीजें पढ़ाई गई है, लेकिन ये बहुत काम की चीजें हैं जो हम पढ़ाई गई है। इसको बार बार पढ़ना, रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, उसको बार बार सुनना, अगर आपको डाउट हो आपस में जरूर डिस्कस करना, क्योंकि आपके जो दोस्त हैं वो क्या पता कौन कितना अच्छा सजेशन आपको दे दे, पता नहीं होता। नताशा मैम कितना अच्छा बता दे, राजेश्वरी मैम कितना अच्छा बता दे, सभी अच्छा भंडार है यहाँ पे ज्ञान के, ठीक है? तो अहंकार अपने अंदर मत लेके आओ कि मैं JRF हूँ तो मेरे से अच्छा कोई नहीं है, नेगेटिव थिंकिंग है ये सारी चीजें, भूल जाओ। एक तरफ JRF अपने एक कोने में है, लेकिन सबका रिसर्च माइंड अलग तरीके से काम करता है, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग है। तो कभी अपने अंदर अहंकार मत आने दो कि मेरे से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, मैं क्यों डिस्कस करूं। मैं देखी ये चीज अपने क्लास में, उनके अंदर ये अभिमान रहता है, मैं क्यों डिस्कस करूं अपना टॉपिक किसी के साथ, मैं तो सबसे अच्छा हूँ। जिसके अंदर ये मैं रहती है ना, वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी नहीं बढ़ सकता।
ठीक है। जी हर्षिता मैम।